गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर। आज स्पेक्ट्रोस्कोपी का यह थर्ड लेक्चर है जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ बैंड स्पेक्ट्रा और मोड्स ऑफ वाइब्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ बैंड स्पेक्ट्रा या बैंड स्पेक्ट्रा का वर्गीकरण। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी या हम कहें ऊर्जाओं के आधार पर बैंड स्पेक्ट्रम को निम्न प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है रोटेशनल स्पेक्ट्रा या घूर्णन स्पेक्ट्रा। तो यदि हम किसी भी सब्सटेंस को यदि एनर्जी देते हैं, इतनी एनर्जी दें कि मॉलिक्यूल के अंदर रोटेशन उत्पन्न हो सके, तो हमें घूर्णन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो यानी हमने मॉलिक्यूल को बहुत थोड़ी सी ऊर्जा दी और मॉलिक्यूल के अंदर रोटेशन उत्पन्न हो गया, तो हमें कौन सी स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा? रोटेशनल स्पेक्ट्रम या घूर्णन स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। यदि आपको पिछली क्लास में याद हो तो रोटेशनल लेवल के बीच में जो गैप था बहुत कम था, और चूँकि ये जो घूर्णन ऊर्जा संक्रमण के लिए सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा अणु में घूर्णन प्रदान कर देती है। यानी कि 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ही केवल ऊर्जा दें तो मॉलिक्यूल के अंदर रोटेशन हो जाता है। तो यानी कि इफ़ द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द मॉलिक्यूल इज सो लो that it can cause transition only from one rotational level to another within the same vibrational level. The result obtained is called rotational spectrum. तो घूर्णन स्पेक्ट्रम के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए होती है वो फार आयर रीजन या माइक्रोवेव क्षेत्र से मिल पाती है, और ये जो स्पेक्ट्रम फिर हमें प्राप्त होता है वो फार आयर रीजन में प्राप्त होता है, और इसलिए इसको हम माइक्रोवेव फार आयर रीजन या माइक्रोवेव रीजन से प्राप्त होता है जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें होती है। इसलिए हम इसको माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, या इसे हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। और चूँकि यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम है केवल रोटेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए हमें कोई बैंड स्पेक्ट्रम नहीं प्राप्त होता बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। और इसके लिए जो चयन नियम है या सिलेक्शन रूल है वो डेल्टा जे इज इक्वल टू +-1, यानी कि केवल एक रोटेशनल लेवल से जो नेक्स्ट रोटेशनल लेवल है उसमें ट्रांजिशन होता है यदि एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, और यदि एनर्जी रिलीज होगी तो जस्ट अपने से नीचे वाले रोटेशनल लेवल में ट्रांजिशन होगा। तो इसके लिए डेल्टा जे इज इक्वल टू +-1 हो गया। नाउ नेक्स्ट जो है वो है वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा या कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रा। तो यदि मॉलिक्यूल को हम 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा देते हैं तो मॉलिक्यूल में केवल कंपन उत्पन्न होता है, और मॉलिक्यूल एक ही इलेक्ट्रॉनिक लेवल में स्थित कंपन स्तरों में संक्रमण करता है। यानी कि 0.1 इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट की ऊर्जा है वो अणु को एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल में स्थित कंपन स्तरों में ट्रांजिशन करने के लिए पर्याप्त होती है। यानी कि इफ़ द एक्साइटिंग एनर्जी इज सफिशिएंटली लार्ज सो दैट इट कैन कॉज अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन वाइब्रेशन लेवल टू अनदर विद इन द सेम इलेक्ट्रॉनिक लेवल, देन एज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन between the rotational levels are still less, so both type of transition will takes place and the result is therefore vibration rotational spectra। यानी कि यहाँ पर जो ऊर्जा की आवश्यकता है होती है वो घूर्णन के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो इसलिए कंपन के साथ साथ घूर्णन एनर्जी घूर्णन जो लेवल है उसमें भी संक्रमण होता है। और ये जो ऊर्जा है, जितनी ऊर्जा की हमें आवश्यकता है मॉलिक्यूल को कंपन करने के लिए, ये ऊर्जा हमें आईआर क्षेत्र से प्राप्त होती है, इसलिए हम इसको आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, और इसे वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। तो यदि मॉलिक्यूल को आप इससे थोड़ी और ज़्यादा ऊर्जा दें, यानी कि 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा दें, तो यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए पर्याप्त होती है, अर्थात मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में संक्रमण होता है।
यदि मान लें इफ़ द एक्साइटिंग एनर्जी इज स्टिल हायर such that it can result in a transition from one electronic level to another, then this will also be accompanied by vibrational level changes and और चूँकि ट्रांजिशन लेवल में चूँकि इलेक्ट्रॉनिक लेवल में ट्रांजिशन होगा तो उसके साथ साथ कंपन में लेवल में भी ट्रांजिशन होगा और उसके साथ साथ रोटेशनल लेवल में भी ट्रांजिशन हो जाता है। और एक कंपन या एक वाइब्रेशनल चेंज के लिए जब हम एक कंपन जो स्पेक्ट्रम देखते हैं तो हमें पास पास सटी हुई बहुत सारी लाइन ऑब्जर्व होती है और ये किस कारण होती है, क्योंकि रोटेशनल लेवल में भी चेंजेस होते हैं। और अभी आपने देखा रोटेशनल लेवल में जब चेंजेस होते हैं तो हमें लाइन मिलती है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक लेवल में चेंज होता है तो उसके साथ साथ कंपन में भी चेंज होता है, कंपन लेवल में भी चेंज होता है और उसके साथ साथ रोटेशनल लेवल में भी चेंज होता है। तो यदि हम कंपन स्तर वाला जो ट्रांजिशन होता है उसको देखते हैं तो हमें पास पास सटी हुई लाइनें दिखती हैं जो ये बताती हैं कि रोटेशनल लेवल में भी चेंज हो रहा है। एंड सच अ ग्रुप ऑफ क्लोजली स्पेस्ड रोटेशनल लाइन इज कॉल्ड अ बैंड। तो इनको हम पास पास चूँकि सटी हुई लाइनें हैं इनको हम बैंड कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में हमें सेट ऑफ बैंड्स मिलती हैं और ये सेट ऑफ बैंड को हम बैंड ग्रुप या बैंड सिस्टम कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है वो बहुत जटिल स्पेक्ट्रम होता है, क्योंकि अभी आपने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक स्तर में ट्रांजिशन के साथ साथ कंपन और घूर्णन स्तरों में भी संक्रमण होता है। और ये स्पेक्ट्रम हमें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अल्ट्रावायलेट या विजिबल क्षेत्र में प्राप्त होता है। तो इसके अध्ययन को हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट या विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो ये एनर्जी के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। नाउ नेक्स्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम या स्वतंत्रता की कोटि। तो स्वतंत्रता की कोटि को यदि हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि किसी कण की संपूर्ण स्थिति को निर्धारित करने के लिए हमें जितने निर्देशांकों की ज़रूरत पड़ती है, हमें जितने कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है, उस संख्या को हम उस कण की स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। या एक लेमैन की भाषा में हम समझें तो हम कह सकते हैं कि एक अणु जितनी प्रकार से गति कर सकता है यह उसकी स्वतंत्रता की कोटि हुई। तो यदि मान लें कि मान लो कोई मॉलिक्यूल है तो वो एक्स, वाई या जेड अक्षों में जो गति होती है, जो सीधी सीधी गति होती है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग एंड जेड एक्सिस के अलॉन्ग, जैसे ये आप देख रहे हो यहाँ पर देखिए ये जो 2 डॉट बने हैं वो दिखा रहे हैं कि ये तो आगे हम चलो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल पर, पहले हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर लें। या कोई भी मॉलिक्यूल जब यदि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जब सीधी सीधी गति करता है तो हम क्या कहते हैं, इसको स्थानांतरण गति कहते हैं। तो अब हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल ले लें। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे हीलियम है, तो हीलियम में कितनी तरह की गति हुई, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल सकता है, एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग, एक जेड एक्सिस के अलॉन्ग। यानी कि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हीलियम के लिए यहाँ हम कहें मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की है कि वो कितना है, 3। तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए हमेशा FT यानी कि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, केवल 3 होगा। अब हम आगे बढ़ें, डायटॉमिक मॉलिक्यूल को ले लें। तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल में ये देखिए ये 2 जो डॉट दिखा रहे हैं वो क्या शो कर रहा है, ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। और डायटॉमिक मॉलिक्यूल में 3 तरह की स्थानांतरण की गति दिख रही है, 1, 2 एंड 3। ये देखिए ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, ये एरो बता रहा है वाई एक्सिस के अलॉन्ग मॉलिक्यूल जा रहा है और ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है। यानी कि डायटॉमिक मॉलिक्यूल में स्थानांतरण की गति कितनी हुई, ट्रांसलेशनल मोशन कितने तरह का हुआ, 3। अब आगे देखिए डायटॉमिक मॉलिक्यूल में क्योंकि 3 तरह की गतियाँ होती हैं, ट्रांसलेशनल मोशन, फिर
रोटेशनल मोशन और फिर वाइब्रेशनल मोशन, यानी कि स्थानांतरण की गति, घूर्णन की गति और कंपन की गति। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में आपने देखा स्थानांतरण की गति या ट्रांसलेशन मोशन 3 तरीके का हुआ। अब देखिए जैसा रोटेशनल मोशन कितने तरीके का हुआ। तो देखो यही डायटोमिक मॉलिक्यूल शो हो रहा है। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल कैसा है? एक लीनियर मॉलिक्यूल है, यानी कि किसी एक एक्सिस पर स्थित हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक एक्स एक्सिस पर स्थित हो गया और दो अन्य जो अक्ष हैं या जो अन्य एक्सिस हैं उनके अलॉन्ग ये घूर्णन करता है। तो ये एक्स एक्सिस पे यहाँ पे स्थित है, तो एक बार ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग घूर्णन कर रहा है और एक बार ये आपको दिख रहा है जेड एक्सिस के अलॉन्ग घूर्णन कर रहा है। यानी कि जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये कितना हो गया? 2 हो गया डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में। और वाइब्रेशन की गति कितने तरह की हो गई? 1, क्योंकि डायटोमिक मॉलिक्यूल में 2 न्यूक्लियस है और दोनों नाभिकों के मध्य जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है वो स्प्रिंग की तरह से बिहेव करता है, अतः ये कंपन की गति हो जाती है। तो कुल मिलाकर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो डायटोमिक मॉलिक्यूल के है वो कितना हो गया? 6। कैसे? ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 2 और वाइब्रेशन 1, यानी कि टोटल 6 हो गया। तो हम इसको इस तरह से कहते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल, यानी कि एटम 2 हैं। तो n की जगह कितने हो गए? n मान लीजिए नंबर ऑफ एटम है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, तो n की संख्या तो 2 हो गई और 3 ये कॉमन हम डिजिट लेके चले, तो 3 × 2 = 6, यानी कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम किससे शो करेंगे? 3n से। और n क्या है? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो अभी तक हम मोनो एटॉमिक के बारे में पढ़ चुके हैं और डायटोमिक के बारे में पढ़ चुके हैं। तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए यदि हम ये फार्मूला देखें तो 3 मोनो एटॉमिक का मतलब एक एटम है, तो 3 × 1 यानी कि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी आपने देखा मोनो एटॉमिक में केवल और केवल ट्रांसलेशनल मोशन ही होता है, और कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का होता है। तो एक कॉमन कंक्लूजन पे पहुँचे कि यदि मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में n एटम है तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे? 3n हो जाएंगे। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 3n, जिसमें से ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 3 होगा, चाहे वो मोनोएटॉमिक हो, डायटोमिक हो, पॉलीएटॉमिक हो, मॉलिक्यूल रेखीय हो या अरेखीय हो। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा, किसके लिए? डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा तो केवल 2 होगा, और साथ में यदि लीनियर मॉलिक्यूल भी हुआ, चाहे वो डायटोमिक नहीं भी हो, तो भी वो क्या होगा? जो फ्रीडम होगा वो 2 तरीके का घूर्णन की गति हो सकती है। किसके केस में? रेखीय मॉलिक्यूल के लिए, फॉर एग्जाम्पल C2H2 या CO2 के लिए। और यदि नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हो गया जैसे H2 और CH4 हो गया, तब रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3 होगा। तो यानी कि घूर्णन की गति 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। 2 कब होगी? यदि मॉलिक्यूल डायटोमिक हुआ, और यदि मॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक हुआ तो हमें देखना होगा कि वो रेखीय है, लीनियर है या नॉन लीनियर है। और जो तीसरी तरह की गति यानी कि कंपन की गति नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए कितनी हो जाएगी? 3n। तो टोटल जो मूवमेंट है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3n है, -6 यानी कि 3 ये और 3 ये नॉन लीनियर के लिए। जबकि लीनियर के लिए कितनी हो जाएगी? 3n तो है टोटल और -5 यानी कि 3 ये और 2 ये तो हो गया, बचा हुआ जो होगा वो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। ये पॉलीएटॉमिक में आपको घूर्णन दिखाया गया है कि घूर्णन, ये देखिए ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल ये रहा, और ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग और जेड एक्सिस के अलॉन्ग, तीनों की तरफ ये घूर्णन कर सकता है ना। एक एग्जाम्पल जिससे समझते हैं कि मान लीजिए ये मॉलिक्यूल हीलियम मोनोएटॉमिक है। मोनोएटॉमिक में यानी कि एटम, नंबर ऑफ एटम कितना हो गया? 1। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि 3n = 3 हो गया। और हमने देखा मोनोएटॉमिक में केवल स्थानांतरण की गति होती है यानी कि 3, और रोटेशन और वाइब्रेशन 0। अब आ जाए हाइड्रोजन यानी कि डायटोमिक मॉलिक्यूल हो गया। टोटल एटम 2 हैं, 3n यानी कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो गए। तो 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल और वाइब्रेशन का क्या होता है? 3n - 6। तो 3n तो 6 हो गया, 3n - 5 होता है। किसके लिए? लीनियर के लिए, या हम कहें डायटोमिक के लिए। तो 3n तो 6 हो गया और ये दोनों कितने हो गए? 5। तो 6 - 5 = 1।
ना आगे HCl के लिए, ये भी डायटॉमिक है और लीनियर है, तो एटम 2 हैं। ये हो गया टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो गया, तो 6 माइनस ये 5 इज इक्वल टू वाइब्रेशन की जो नंबर ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो 1। अब आगे H2O के लिए, ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, टोटल एटम 3 हो गए, 3n की वैल्यू n 9 हो गई, और चूँकि नॉन लीनियर है ये 3n-6 होता है, तो ये हो गया 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3, यानी कि नंबर ऑफ जो वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3। उस तरह CO2 के लिए हो गया, ये देखिए लास्ट में बेंजीन ले लेते हैं जो कि नॉन लीनियर है, जिसमें एटम 12 है, तो 3n की वैल्यू 36 हो गई। अब चूंकि नॉन लीनियर है, ट्रांसलेशन तो हमेशा देख लो पूरे में 3 आ रहा है, सारे में देखिए 3 आ रहा है, तो इसको आंख बंद करके 3 लिखना है। वाइब्रेशन के लिए हमें देखना, रोटेशनल के लिए हमें देखना होगा कि मॉलिक्यूल लीनियर है या नॉन लीनियर है। यदि लीनियर है जब तो 2 और नॉन लीनियर है तो 3, तो ये दोनों मिलाकर या तो 6 हो सकते हैं और या तो 5 हो सकते हैं। यहाँ पर 6 है तो 36 में से 6 माइनस हो गए, तो कंपन की कितनी विधाएं हो गई, मोड ऑफ वाइब्रेशन कितने हो गए, 30 तरह के। तो ये हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि शॉर्ट नोट्स के रूप में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इसके आगे लेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। थैंक यू।